स्टडी स्मार्ट विद तरुण में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी ये सीरीज़ एक बाइलिंगुअल सीरीज़ है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हो रही है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस या कोई भी वन डे एग्ज़ाम जो कि होगा आने वाले समय में। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी, यानी कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि क्या थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब चित्रात्मक स्क्रिप्ट, यानी कि चित्रों के माध्यम से ही हम उसे समझ पाते थे कि क्या लिखा होगा। भाषा जो प्रयोग की गई थी उस भाषा को समझ पाना आसान नहीं था। ये स्क्रिप्ट की एक विशेषता थी कि इसमें लिखावट राइट से लेफ़्ट की ओर और फिर लेफ़्ट से राइट की ओर होती थी, जिसे हम बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट के नाम से जानते थे। तो अगर प्रश्न आता है एग्ज़ाम में स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप इसे बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था क्या थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, जो मुख्य सोर्स था अर्थव्यवस्था का वो था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स हुआ करता था। और इसके अलावा भी पशुपालन के माध्यम से, एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से ये अपना जीवन यापन करते थे। कुछ प्रमुख फसलें हैं जो उगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। उनमें प्रमुख इस प्रकार है, आप देख रहे हैं गेहूँ, जौ, कपास, कॉटन, अनाज, सेरेल्स या खजूर, डेट। इन सभी फसलों में अगर हम ध्यान दें तो कपास भारत में पहली बार उगाया गया था, या हम ये कहें पूरे विश्व में कपास ही एक ऐसी फसल थी जो भारत में पहली बार उगाई गई थी। आगे चल के बात करते हैं एग्रीकल्चर का प्रमाण या एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो कालीबंगन जो शहर है इनका, वहाँ से हमें ज्ञात होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैसे यानी कि मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आदान प्रदान के माध्यम से एक दो चीज़ों का संचालन होता होगा। कुछ महत्वपूर्ण फीचर डिस्कस कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे प्रमुख फीचर नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग था। इनके द्वारा बनाए गए नगर उच्च कोटि के नगर होते थे और जो प्रॉपर व्यवस्थित नगर कहे जाते थे। इसके अलावा वास्तुकला भी इनकी उच्च कोटि की थी, यानी कि आर्किटेक्चर बहुत बेस्ट क्वालिटी का आर्किटेक्चर हुआ करता था। इनमें महान शिल्पी हुए करते थे जिनकी प्रमाण हमें उच्च कोटि की शिल्पकारी देख के समझ में आ सकती है। जल निकास व्यवस्था आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक सम्मानजनक नज़रों से देखी जाती है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही एक्सीलेंट हुआ करता था। इनके शहरों की एक विशेष फीचर था कि इनका अधिकांश हर शहर दो भागों में बटा हुआ करता था, एक ऊंचा उठा हुआ भाग और एक नीचा भाग। ऊंचे उठे हुए भाग को सीटाडल कह के संबोधित किया जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि क्या क्या इनमें से आईवीसी का फीचर नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा सीटाडेल और नीचे जो बसावट है ये शहर का निचला भाग था। बात करते हैं हड़प्पा के कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिन्हें हम स्लाइड या पार्ट 1 में डिस्कस नहीं कर पाए थे। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप इससे पहले वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हड़प्पा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रावी नदी के किनारे इसकी बसावट देखी गई थी, जो कि पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के लरकाना जनपद के अंतर्गत आता है। सबसे महत्वपूर्ण फीचर अगर पूछा जाए कि हड़प्पा का क्या था, तो वह इसकी नगर व्यवस्था थी, यानी कि इनके नगर बहुत ही एक्सेलेंट क्वालिटी में बनाए गए थे। हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, दोनों को ही सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी के रूप में जाना जाता था, यानी कि इन्हें कैपिटल सिटी कहा जाता था।
आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है आपने कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ था। यहाँ अधिक मात्रा में कुएं, वेल्स देखने को मिले थे, जिस वजह से मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ वेल्स या कुओं का नगर भी कह के संबोधित किया जाता है। नखलिस्तान एक अन्य नाम भी मोहनजोदड़ो के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि हमने डिस्कस किया था कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू, जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी, ये कॉपर तथा ब्रोंज की बनी हुई थी। इसके अलावा बियर्ड मैन का स्टैचू भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था। आगे बात करते हैं एक अन्य शहर की, सिंधु घाटी सभ्यता के चन्नूदारो। चन्नूदारो एकमात्र ऐसा शहर था जहां सीटाडेल अभी हमने डिस्कस किया था कि ऊंचा उठा हुआ भाग किसी शहर का, ये चन्नूदारो में देखने को नहीं मिलता था। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक नए शहर दीमाबाद की। दीमाबाद की लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये भारत के महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के अंतर्गत आने वाला शहर था। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसे प्रवरा नदी कहते हैं। उसी नदी के किनारे दीमाबाद नामक शहर बसा था। यहाँ से एक तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दीमाबाद की विशेषता है। ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं रंगपुर। इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि चावल के प्रमाण सबसे पहले हमें रंगपुर से ही प्राप्त हुए थे। बात करते हैं कालीबंगन की। ब्लैक बेंगल्स यहाँ से डिस्कवर हुए थे, आप जानते हैं, और यह शहर घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और घग्गर नदी सरस्वती नदी की ही एक सहायक नदी है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी किसकी है? सहायक नदी सरस्वती की। घग्गर नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में इसे हकरा नदी कहा जाता है तथा पाकिस्तान के सिंध में इसे नारा नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे बात करते हैं धोलावीरा की, एक इम्पॉर्टेंट शहर सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खोज या जिसमें खुदान RS बिष्ट द्वारा 1995 में किया था। इससे पूर्व भी 1968 में धोलावीरा की खुदाई की गई थी। तो 1968 में डिस्कवरी ऑफ धोलावीरा अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो और आंसर विल बी जगतपति जोशी, जिन्हें JP जोशी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो JP जोशी एंड RS बिष्ट दोनों ही धोलावीरा की डिस्कवरी से संबंधित हैं, बट दोनों का ईयर ऑफ एक्सकावेशन अगर हम बात करते हैं अलग अलग है। पहले एक्सकावेशन 1968 में JP जोशी जी द्वारा किया गया और उसके बाद पुनः इसका एक्सकावेशन यानी कि खुदाई 1985 में RS बिष्ट द्वारा की गई। बात करते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब रॉक यानी कि चट्टानों को काट काट के कोई चित्रकारी करना, ऐसा जो फीचर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में देखा गया? अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा धोलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर का एक चित्र, एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी रॉक को काट काट के एक आकृति यहाँ बनाने का प्रयास किया गया है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ अ एक्सटेंसिव फीचर ऑफ विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ धोलावीरा। बात करते हैं एक नए शहर की, अ न्यू सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और आज वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंतर्गत आता है। आलमगीरपुर की एक विशेषता यह है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमें कुछ वेट प्राप्त हुए हैं, बाँट यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि मल्टीपल्स में हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल्स मतलब 16, 32, 64 आदि के मल्टीपल्स में हमें यहाँ से बाँट प्राप्त हुए हैं। देखिए, हर पॉइंट को आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखा है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी पॉइंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके सामने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकता है। आलमगीरपुर की एक विशेषता हमें दिखती है कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान भाव से देखा जाता था, अर्थात महिलाएं और जो पुरुष थे ये एक समान थे, इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता था। इट मीन्स दैट बोथ मैन एंड वुमेन इन आलमगीरपुर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं कल्चर के बारे में कि आलमगीरपुर का कल्चर
सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस अन्य शहर से मिलता जुलता था? तो हम ध्यान रखेंगे आलमगीरपुर का जो कल्चर था वो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा जो शहर था उससे मिलता जुलता था। आगे बात करते हैं कोट दीजी। कोट दीजी एक सिंधु घाटी सभ्यता की पोस्ट हड़प्पन साइट है। पोस्ट हड़प्पन साइट है जिसे 1957-58 में SR राव द्वारा खोजा गया था। अगर बात करते हैं वर्तमान स्थिति की तो पाकिस्तान के खैरपुर जनपद में, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है जिसे कोट दीजी कहते हैं। वहाँ पे यह साइट आज भी प्रेजेंट है। इस जगह पे एक किला देखने को मिलता था जिसे कोट दीजी फोर्ट के नाम से जाना जाता है और जिसे फोर्ट अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कोट दीजी इंपॉर्टेंट साइट है जो कि पाकिस्तान में है। और इस साइट की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम बात करें कि यहाँ पे सीटाडेल डिस्कवर किया गया था। सीटाडेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीटाडेल उस स्थान को कहा जाता है जो कि थोड़ा उठा हुआ होता है दूसरे स्थान की तुलना में। आगे बात करते हैं सीटाडेल का डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, एक डायग्राम और है, इसे भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये ऊंचा ऊंचा हिस्सा जो है इसे सीटाडेल कहते हैं। आगे बात करते हैं अमरी। अमरी एक अन्य साइट है, एक न्यू साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अमरी साइट को खोजने का श्रेय 1929 में NG मजूमदार जी को दिया जाता है। अमरी साइट की विशेषता ये है कि यहाँ से हमें बटन सील प्राप्त हुई हैं। बटन सील का डायग्राम अगर आप देखें तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस तरीके की सील्स को बटन सील कह के प्रयुक्त किया गया है और यह हमें पाकिस्तान के अमरी स्थान से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं कुछ जानवरों की जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अननोन थे, जैसे कि जिराफ, लायन, काव, कैमल एंड हॉर्स। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते थे प्रमुखता से, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर और यूनिकॉर्न, बुल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज प्रेजेंट और आइदर नॉट प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे बात करते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ IVC यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो उस समय और कौन कौन सी सभ्यताएं आपस में विकसित हो रही थी यानी कि डेवलप हो रही थी। तो 3 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जिनमें से पहली सभ्यता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे विकसित हो रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हो रही थी, उसी तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर यानी कि नील नदी के किनारे विकसित हो रही थी। इसी तरीके से एक अन्य सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि टिग्रिस या यूफ्रेट्स नदी के किनारे विकसित हो रही थी। तो मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड इंडस वैली 3 सिविलाइजेशन आप जान चुके हैं। इसके अलावा एक और सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि यांगजी नदी और येलो रिवर यानी कि पीली नदी के किनारे विकसित हो रही थी। एक पॉइंट याद और करना है आपको, सुमेरियंस एक शब्द है जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। यानी कि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, वो जो सभ्यता थी, वहाँ जो लोग निवास करते थे उन्हें किस उपनाम से बुलाया जाता था, वो था सुमेरियंस। आगे बात करते हैं सिविलाइजेशन का पीरियड को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं 3300 BC के आसपास में स्टार्ट हुई थी और 1900 BC तक ये चली है। मेसोपोटामियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने सुमेरियन कह के भी डिस्कस किया था, 3500 BC के आसपास में शुरू हुई है और 500 BC तक इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो 3150 के आसपास शुरू हुई थी और 30 BC तक चली थी। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से या इन चारों में से जो अभी हमने डिस्कस की थी, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि 3500 BC से 3500 BC से 500 BC तक देखी गई थी। कोलेप्स ऑफ IVC यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अनेक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, अनेक विद्वानों द्वारा इसका अलग अलग अर्थ बताया गया है। कुछ लोगों के अनुसार यह कहा गया कि सरस्वती नदी जो थी, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, उस नदी के सूख जाने के कारण वहाँ मौसम में परिवर्तन हुआ और जिस कारण वहाँ पे जीवन यापन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया और जीवन जीना मुश्किल हो गया। इस तरीके से जीवन का अंत हो गया।
कुछ लोगों की थ्योरी यह भी है कि सिंधु नदी या सरस्वती नदी में बहुत बाढ़ आई, जिस कारण वहाँ पे जो भी था वो सब वहाँ से विस्थापित हो गया और वहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी ना करें, केवल 2 ही चीज़ हम ध्यान रखें कि मौसम के परिवर्तन के कारण या सिंधु नदी में कुछ होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत देखा गया। तो वीडियो हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी और इम्पोर्टेंट हमें लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम उसे आगे फिर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। वीडियो पसंद अगर आपको आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हमारा चैनल है स्टडी स्मार्ट विद तरुण। कुछ भी डाउट या कुछ मुझसे आप बात करना चाहते हैं studysmartwithtarun@gmail.com में प्लीज़ मेल करें। और जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक मैं आपसे धैर्य बनाने के लिए निवेदन करूंगा और आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आपने समय देके वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।